Good morning, children. Welcome back in your online classes. Today I will teach you lesson 4 गृह की संवातन व्यवस्था, वेंटिलेशन सिस्टम इन द होम। आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है गृह की संवातन व्यवस्था। अब इस संवातन का मतलब क्या है? इन संवातन का मतलब है मनुष्य के जीवन में संवातन का अत्यधिक महत्व है। और संवातन का संबंध किससे है? वायु से है। और इस संवातन के विषय में जानने के लिए हमें वायु और उसके संगठन को भी समझना होगा। वायु मीन्स एयर, हवा, और बिना वायु के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए वायु न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी आवश्यक है। और बिना वायु के मृत्यु निश्चित है। इसीलिए वायु न केवल प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए, साथ ही वनस्पति जगत के लिए भी अनिवार्य है। क्लियर? नेक्स्ट, वायु का संगठन। और इस संवातन को जानने के लिए हमें वायु और वायु का संगठन समझना होगा। वायु क्लियर हो गया। अब है इसके बाद वायु का संगठन। वायु का संगठन मीन्स वायु कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई तत्वों का यौगिक मिश्रण है। वायु के अंदर अनेक गैसें हैं और उन सबका मिश्रण है। इसीलिए वैज्ञानिक लेवोइसियर ने इस विषय में कहा भी है कि वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसमें कई गैसें मिली होती हैं। और इसका गैसें और उसके अनुपात के विषय में जानेंगे। वायु में कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। उसका अनुपात कितना होता है? 20.95। और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस होती है। इसका अनुपात होता है 78.08। और उसके साथ ओजोन का अनुपात है 0.02। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 और हाइड्रोजन का 0.01। तो सबसे अधिक मात्रा वायु में किसकी होती है? नाइट्रोजन की। और उससे कम होती है ऑक्सीजन की। आइए इन गैसों के गुणों के विषय में जानें। फर्स्ट है ऑक्सीजन। वायु में मिली हुई ऑक्सीजन ही प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है। सभी को पता है कि मनुष्य सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेता है और बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन आपको क्या पता है ये ऑक्सीजन क्या है? एक ज्वलनशील गैस है और वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर हम किसी एक डिब्बे में ऑक्सीजन गैस को भर देंगे और उसमें किसी वस्तु को डाल दिया जाता है तो हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो वस्तु जलकर भस्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक ज्वलनशील वायु है। इसकी ज्वलनशीलता के कारण कोई भी वस्तु जलती है। और जो ऑक्सीजन होती है न तो ये स्वादहीन और ये रंगहीन गैस है। इसका कोई स्वाद नहीं है और कोई रंग नहीं है। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ जलती है तो उसे जलन क्रिया कहते हैं और इससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। श्वास के द्वारा जब ये गैस हमारे फेफड़ों में जाती है तो यहाँ के कार्बन के रूप में उत्पन्न गंदगी को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित की जाती है। तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन क्या है? एक ज्वलनशील गैस है और जो वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है। और जब ये जलन क्रिया, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है तो ये क्या होता है? इससे श्वास के द्वारा जब ये गैस हमारे फेफड़ों में जाती है तो यहाँ के कार्बन के रूप में उत्पन्न गंदगी को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित की जाती है। सभी को पता है मनुष्य ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विसर्जन करता है। और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड
लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके वो ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं और जिसका उपयोग मनुष्य सांस लेने में करता है। उसके बाद है नेक्स्ट नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन प्राणदायिनी अवश्य है, परंतु अन्य गैसें तथा नाइट्रोजन गैस भी कम महत्व की नहीं है। आप सभी को पता ही है ऑक्सीजन प्राणदायिनी तो है ही, लेकिन नाइट्रोजन का भी महत्व उतना ही अधिक है। आपने देखा अभी हमने वायु में नाइट्रोजन का अनुपात बताया था, सबसे अधिक था। वायु में नाइट्रोजन का कितना अनुपात था? 78.8 और जबकि ऑक्सीजन का 20.95। तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा भी ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक नहीं होती, तो निश्चित ही यही प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्राणघातक बन जाती। इसीलिए नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अब स्क्रीन में देख सकते हैं डायग्राम में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78 और ऑक्सीजन की मात्रा है केवल 20। यह जो नाइट्रोजन गैस है यह भी रंगहीन है और स्वादहीन है, वह गंधहीन है। न इसमें कोई रंग होता है, न इसका कोई स्वाद है, न ही ये इसमें कोई गंध होती है। पृथक से इस गैस का कोई विशेष महत्व नहीं है। न तो ये स्वयं जलती है, न ही किसी वस्तु के जलने में सहायता करती है। जैसे ऑक्सीजन की गैस कैसी है? ज्वलनशील है, ये वस्तुओं को जला देती है, लेकिन नाइट्रोजन इसके विपरीत है। ये स्वयं न तो ये स्वयं जलती है, न ही किसी वस्तु को जलने में सहायक होती है। परंतु ऑक्सीजन गैस की तीव्रता को कम करना इसका सबसे बड़ा गुण है। वास्तव में नाइट्रोजन गैस ही ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करके उसे इस योग्य बनाती है कि इसे श्वास के द्वारा सरलता से ग्रहण किया जा सके। जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करती है, जिससे कि श्वास के द्वारा इसे सरलता से ग्रहण किया जा सके। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न हो तो ऑक्सीजन गैस का तीव्र जलन क्रिया के कारण सभी वस्तुएं जलकर भस्म हो जाएंगी। नाइट्रोजन गैस पानी में बहुत ही कम घुलती है और तथा वह अपने स्वरूप को परिवर्तित करने के गुण के कारण ठोस रूप में भी बदल जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या है? ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये बहुत ही कम घुलती है और अपने गुण के अनुसार ये अपने रूप को ठोस रूप में भी बदल सकती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये गैसें नाइट्रिक एसिड गैस बनाती है और नाइट्रिक एसिड मानव शरीर, वनस्पति रचना तथा रासायनिक उपयोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया, नाइट्रोजन। अब थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की वायु में मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुद्ध वायु में बहुत कम पाई जाती है। यह श्वसन क्रिया तथा ज्वलन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह अपने शुद्ध रूप में मनुष्य के लिए तो हानिकारक होती है, परंतु पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके इसमें कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसे शुद्ध करके ऑक्सीजन के रूप में वही वायु को शुद्ध करते हैं जिसे मनुष्य ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करता है। यह गैस खुले वातावरण व गांवों की अपेक्षा शहर की घनी बस्ती के वातावरण में अधिक पाई जाती है। यह गैस विषैली नहीं होती, परंतु दम घुटने वाली होती है और साथ ही ये पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है और इसके अभाव में पेड़ पौधे पनप भी नहीं सकते हैं। पेड़ पौधों से क्या होती है? पेड़ पौधे हमारे लिए वायु शुद्ध करने में हमारा सहयोग करते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है कि अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आजकल तो बरसात का मौसम है और सभी बच्चों को अपने घर या गमलों में या आपके घर के आसपास जो भी जगह होगी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस ये अन्य गैसों की अपेक्षा हल्की होती है और ये हानिकारक गैस है। और इस वायु में हाइड्रोजन गैस भी होती है, जलवाष्प भी होती है, धूल के कण भी होती हैं और धूल के कण
तथा सूखी वस्तुओं के बारीक रेशे आदि भी मिल जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। और धूल के ये कण श्वास के साथ शरीर में पहुंचकर श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। ये धूल के कण देखा है कभी? हवा में उड़कर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही अगला टॉपिक है हमारा वायु के कार्य। शरीर के ताप का नियमन। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। यह वातावरण के तापमान से अधिक होता है। जब वायु शरीर को स्पर्श करती है तो शरीर की गर्मी का कुछ अंश अपने साथ ले जाती है। इससे शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। जब वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती तो आपने अनुभव किया होगा कि हमारे शरीर में ठंडक सी महसूस होती है। तो इसका मतलब वो हमारे शरीर के तापमान को कम करता है और ये क्रिया चलती रहती है और शरीर की ऊष्मा बराबर निकलती रहती है। और ये जब यह त्वचा पर पसीना आता है उसे वाष्प के रूप में बदलकर त्वचा को सुखा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिससे त्वचा सूखी तथा ठंडी हो जाती है और शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। ठीक है, शरीर के ताप का नियमन, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है गैसों का आदान प्रदान। श्वास क्रिया द्वारा वायु के फेफड़े में ग्रहण करना तथा उच्छ्वास द्वारा शरीर से उत्पन्न अशुद्ध गैस को बाहर निकालना ही गैसों का आदान प्रदान है। मनुष्य जो गैस ग्रहण करता है और जिस गैस का विसर्जन करता है, इसी को हम कहते हैं गैसों का आदान और प्रदान। शरीर में गैसों के आदान प्रदान की क्रिया निरंतर चलती रहती है और इसमें क्षणिक अवरोध होने मात्र से प्राणी की मृत्यु हो सकती है। अगर इसमें कहीं अवरोध हो जाता है तो क्या होगा? निश्चित ही मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। अभी आपको मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए होंगे क्लियर हो गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो भी मैंने जितना पढ़ा है उससे संबंधित मैं आपको होमवर्क दूंगी। आप लोग होमवर्क अपनी कॉपी में नोट करेंगे। होम साइंस की कॉपी सभी बच्चों ने बनाई होगी, उसी में आपको कंटिन्यू करना है। और अभी सब मेंटली तैयार हो जाइए कि आपको अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई करनी है। अब इतनी जल्दी तो स्कूल खुलेंगे नहीं, तो सब अपना एक रूटीन बना लेंगे। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। और पर डे 2 क्लासेस चलती हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इस कोरोना की वजह से कोई भी स्कूल नहीं खुले हैं। इसलिए इस कोरोना से किसी को लड़ना नहीं है, डरना नहीं है। क्या करना है? इस कोरोना से सभी को लड़ना है। और इसको लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी है, मास्क का उपयोग करेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे दिन में 3-4 बार, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। इन छोटी छोटी बातों को सभी को ध्यान रखना है। और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर ही हम इस कोरोना को हम सब मिलकर इस कोरोना को हराएंगे। तभी आगे चलकर हम सक्सेस होंगे। ठीक है? और जो भी मैम आपको होमवर्क देती है, आप होमवर्क आपको डेली सभी बच्चों को होमवर्क करना है। सबकी कॉपी में नोट होना चाहिए होमवर्क, क्योंकि अब आप लोगों के वीकली आप लोगों के टेस्ट हुआ करेंगे। इसलिए वीकली टेस्ट होंगे तो आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा और लर्न भी होता चला जाएगा। और सबको अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है? ओके क्लास।